Hello everyone. We will discuss today the new topic that is determinant. About determinant. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है. तो डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं. एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं और मैट्रिक्स को जब हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं तो उसका एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन आता है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेट ए is equal to aij be a matrix of order m by m means a square matrix, then the unique number aij बिग मॉड. वैसे तो हमने इसे मॉड पर है बट यहां पे हम इसे डिटर्मिनेंट यूज करेंगे. aij be determinant is called the determinant of A and it is denoted by determinant of A or this mod of A, but इसे पढ़ेंगे आप read as determinant of A. determinant of A कहने का मतलब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी सिंगल वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट. फिर डिटर्मिनेंट में आप इसकी टाइप्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix. Second, minus third, cofactors. Next, adjoint of A. Next, A inverse or inverse of A. Next, matrix method. Next, area of triangle by determinant method. Area of triangle. And last is properties. तो ये हम इतने टाइप्स डिटर्मिनेंट में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे. मैं बताऊंगा आपको कि कौन से जो टाइप है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. और ये मैट्रिक्स कैसा रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो कि मैंने अभी बोला कि हम डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स मींस 2/2 3/3. आपके सिलेबस में 2/2 या 3/3 की ही स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे सबसे पहले मैं वो बताऊंगा. तो अभी मैंने आपको बोला कि डिटर्मिनेंट को हम ज्यादातर किससे, मॉड से डिनोट करते हैं. तो यहां 2/2 के लिए आपके पास ये जनरल एलिमेंट्स रहेंगे A21 एंड A22. ये 2/2 ऑर्डर में हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं. लेकिन मैंने यहां पे डायरेक्ट यूज डिटर्मिनेंट दिया है. मैट्रिक्स के लिए हम यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट और यहां डिटर्मिनेंट के लिए मॉड यूज कर रहे हैं. तो कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले आपको लेफ्ट और टू राइट बॉटम मल्टीप्लाई करना पड़ता है. मतलब जो आपने मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल्स
या डायगोनल्स पड़े थे आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। A11 इंटू A22, बीच में माइनस का साइन आता है, देन A21 इंटू A12, और इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसे बोला जाता है। ऐसे ही अगर 3/3 में करें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे एक्सपेंड करेंगे, जब भी आप किसी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, मतलब उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सॉल्व मीन्स ऐसे मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसे सॉल्व करना है, तो उसे एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंड करने पे इसे 2/2 में चेंज किया जाता है डिटर्मिनेंट को, फिर इसे सॉल्व किया जाता है। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो आपको साइंस का पता होना चाहिए, इसके जो साइन चलते हैं वो कंटिन्यूटी में, ये ध्यान में रखेंगे आप। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन मैंने इसलिए बताया कि आप चाहे रो को एक्सपेंड करो चाहे इसके कॉलम को एक्सपेंड करो, साइन आपको यही लेके चलने पड़ते हैं। तो अगर R1 को एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो को, तो आपको साइन लेके चलने पड़ेंगे प्लस माइनस प्लस। अगर आप R2 को एक्सपेंड करते हैं तो साइन होंगे माइनस प्लस माइनस। अगर आप R3 को रो थर्ड को एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास साइन होंगे प्लस माइनस प्लस। ऐसे अगर कॉलम्स को देखें तो C1 के लिए प्लस माइनस प्लस, C2 के लिए माइनस प्लस माइनस और C3 के लिए प्लस माइनस प्लस, ये साइन यूज होते हैं। तो यहां पे हम R1 को एक्सपेंड करेंगे, तो R1 को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिखा जाता है विद साइन, बट जब R1 को एक्सपेंड करते हैं तो साइन चलते हैं प्लस माइनस प्लस, तो फर्स्ट के साथ प्लस का साइन यहां पे आता है, और फर्स्ट एलिमेंट इसमें ith रो और jth कॉलम जो है वो 1 1 है। इट मींस इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो बचता है उन एलिमेंट्स को हम यहां पे लिखते हैं। तो यहां पे R1 दिस और C1 दिस, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बचा वो बचा आपके पास A22 A23 A31 32 एंड A33। नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कौन सा साइन आता है? माइनस। तो यहां सेकंड एलिमेंट है A12। A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपके पास रहा A21 A23 A31 एंड A33। लास्ट इज प्लस साइन के साथ A13। A13 साइन मैंने वहां से लिया जो एक्सपेंड करने को आपको बताया, और यहां A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के जो बचते हैं, ये बना आपके पास A21 A22 A31 एंड A32। ठीक है, तो हमने 3/3 ऑर्डर को चेंज करके 2/2 में कर दिया। तो यहां से एक्सपेंड सेम टू सेम A11 मैंने आपको बोला पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12, अब इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, A21 इंटू A33 A21 A33 माइनस A31 A23 लास्ट प्लस A13 इंटू A13 आपके पास ये A21 A32 A21
A32 माइनस A31 A22, और इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो इस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। दैट इज कॉल्ड द यूनिक वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। नेक्स्ट इज माइनर्स। तो माइनर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो माइनर्स में आपके पास रहेंगे सेकेंड है माइनर्स, माइनस। तो माइनस हम किस डिटर्मिनेंट का कैसे फाइंड करते हैं कि अगर आपके पास जनरल एलिमेंट जो कि आपको पता होना चाहिए उसी में जो ith रो या jth कॉलम आता है, सपोज करो आपके पास 2x2 ऑर्डर में एक डिटर्मिनेंट दिया या एक मैट्रिक्स दे रखी है। सपोज लेट A is equal to A11, A12, A21, A22। ये आपके पास एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर में दे रखी है। अगर आपको माइनर फाइंड करना है A11 का, तो इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो वैल्यू आपके पास बचती है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। उस डिटर्मिनेंट को क्या बोला जाता है? माइनर्स। ठीक है, इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो माइनर की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column and it is denoted by Mij। यहां से बता रहा हूं मैं इसकी माइनर्स। तो माइनर्स में क्या रहेगा? मैंने बोला M11। M11 का मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की या कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है उसकी भी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो बचा वो इसका माइनर होता है। ऐसे ही M12, तो M12 में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इन दोनों को डिलीट करके जो बचता है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दैट इज A21। उसके बाद M21 इज इक्वल टू M21 का मतलब हुआ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इसे डिलीट करके जो बचा वो M21, मतलब A21 का माइनस M21 ये रहेगा। और लास्ट इज M22, A22 का माइनस, तो 22 का मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ के जो बचा वो इस जनरल एलिमेंट का माइनर रहेगा। इसे बोला जाता है माइनर। तो माइनर की डेफिनेशन के लिए मैंने बोला कि जिस भी एलिमेंट का आपने माइनर फाइंड करना है उसी के ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसके डिटर्मिनेंट को माइनर बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें 3/3 ऑर्डर। तो 3/3 ऑर्डर में आपके पास रहेगा लेट A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसके माइनस के बारे में बता रहा हूं मैं। तो माइनस इसके जब आप फाइंड करेंगे वो माइनस रहेंगे M11। M11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो वैल्यू बचती है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसे डिलीट करके जो वैल्यू बचती है उसका डिटर्मिनेंट A23, A32 एंड A33। मैंने साथ में डिटर्मिनेंट भी यूज किया वर्ड कि ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आपके पास टर्म्स बचती है, जो आपके पास एलिमेंट्स बचते हैं या जो भी आपके पास मैट्रिक्स बचती है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे आप।
उस डिटर्मिनेंट को माइनस बोला जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट आया A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये इसका माइनस रहेगा। अब मैं ऐसे रैंडमली कोई वैल्यू उठा रहा हूं जिसका माइनस आपको पता होना चाहिए। ये कंटिन्यूटी में वैसे सारे के सारे माइनस निकालने ही पड़ते हैं, बट यहां मैं कुछ एक बता रहा हूं आपको। M32 सपोज करो ये आपने निकाल दिया M32, तो M32 में क्या रहेगा? M32 का मतलब है यहां पे थर्ड रो है, सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इसे डिलीट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसका डिटरमिनेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये बना आपके पास A11 A13 A21 A23, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे। तो डिटरमिनेंट आएगा A11 A23 माइनस A21 A13। इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपके पास कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स 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 आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपने माइनस फाइंड किए होंगे। क्यों? कोफैक्टर का डेफिनेशन रहता है द कोफैक्टर ऑफ Cij ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिफाइंड एज। कोफैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? Cij इज इक्वल टू, मतलब C से इसे डिनोट किया जा रहा है और I रो और J कॉलम साथ में है, मतलब किसी एलिमेंट का ही हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस J इंटू Mij। ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा मैंने कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि माइनस अगर आपने किसी स्केल मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के फाइंड किए तो उसके बाद ही आप उसके कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है -1 रेज टू पावर I प्लस J इंटू Mij। मैं भी आपको करके बता रहा हूं। अभी आपने निकाला था M32, तो यहां पे कोफैक्टर 32 के क्या रहेंगे? -1 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू M32, ओके। तो ये बना आपके पास -1 रेज टू पावर 5 इंटू, इसकी वैल्यू अभी निकाली थी A11 A23 A11 A23 माइनस A21 A13 A21 A13 और इसमें -1 रेज टू पावर 5 इज एन ऑड नंबर और ऑड नंबर में माइनस जो होता है वो माइनस में ही रहता है और 1 रेज टू पावर समथिंग 1 ही। तो ये माइनस बना और इनटू में A11 A23 माइनस A21 A13। तो मेन कोफैक्टर्स के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कोफैक्टर का। Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस J इंटू Mij। लेकिन कोफैक्टर तभी निकाल सकते हैं, मैंने बोला, जब आपने माइनस फाइंड किए होंगे। ओके, नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ए मतलब अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए, ए मींस अ स्केल मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि इसे डिनोट किससे किया जाता है? ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे डिनोट किया जाता है। और एडजॉइंट ऑफ ए आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपने कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला रहता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स
विद ट्रांसपोज। कहने का मतलब जो आपने कोफैक्टर्स लिखे हैं उन्हें आप एक मैट्रिक्स में क्लोज कर देते हैं। जो कोफैक्टर्स आपने निकाले हैं उन्हें एक मैट्रिक्स में क्लोज कर देते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज है, जब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, किसमें इंटरचेंज होती है, कॉलम। ठीक है, मैंने बोला था ट्रांसपोज का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इसकी रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसका ट्रांसपोज होगा, जो आपने कोफैक्टर्स निकाले उन्हें मैट्रिक्स में रखने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, उन्हें बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट इज इनवर्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स और इनवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं उसमें भी इनवर्स ही यूज होता है। और इनवर्स ऐसे नहीं आ जाता है जो स्टेपिंग आपने पहले की। फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सेकंड क्या था, माइनर्स, थर्ड इज कोफैक्टर्स, फोर्थ इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब सभी को मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो उससे पहले आपको कुछ एक फॉर्मेलिटीज जो कंप्लीट करनी होती है। तो सपोज करो एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ ऑर्डर 2x2, कुछ भी दे रखी है। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है ये, इसकी वैल्यूज 2 हो सकती हैं। फर्स्ट इज adjoint of a determinant of a is equal to 0 and determinant of a is not equal to 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है, ये कैसी भी वैल्यू आए, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो यहां पे लिखेंगे इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, then it is called singular matrix। तो यहां से singular matrix की डेफिनेशन भी बन जाती है। if the determinant of a matrix is equal to 0 then the matrix is called singular matrix, and if the determinant of a matrix is not equal to 0 then matrix is called non singular matrix। तो इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगी। क्लियर हो गया। अगर आप इनवर्स निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, क्वेश्चन यहीं पे क्लोज हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नहीं चलाएंगे आगे। बट इन केस इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इनवर्स एग्जिस्ट तो नेक्स्ट स्टेपिंग सेम टू सेम रहेगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें, बोलो क्या रहेगा। नेक्स्ट स्टेप अभी बताया था, हाँ माइंड में होना चाहिए आपके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद कोफैक्टर्स, कोफैक्टर में माइनर्स भी आ जाएंगे, तो यहां इकट्ठा ही लिख रहा हूं मैं, माइनर्स उसके बाद कोफैक्टर्स। अब मैंने इकट्ठा क्यों लिख दिया, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद सीधे कोफैक्टर्स निकालते हैं, उसी का माइनर निकालेंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा वो कोफैक्टर्स। नेक्स्ट इज कोफैक्टर्स के बाद रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए।
और जैसे आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, आप इनवर्स निकाल देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला रहता है इनवर्स फाइंड करने में। क्या फॉर्मूला बताया? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये तभी आएगा जब आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास रहता है, अब मैं टाइप के हिसाब से आपको बता रहा हूं, इसलिए नेक्स्ट टाइप है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है with your vertices and vertex A, B, C, and coordinate of vertex A is A1, x1, y1, x2, y2, x3, y3. So by determinant method, area of triangle is 1 upon 2 into determinant of x1, y1, x2, y2, x3, y3, और लास्ट कॉलम में 1 1 1, ये आता है। ये फॉर्मूला डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। कैसे करेंगे? आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनकी वैल्यूज लिख देंगे 2 कॉलम में, और थर्ड कॉलम में 1 1 1। ये फॉर्मूला रहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। और जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाए तो आपने एक नोट पर रखा होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं उसे, नोट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ वर्टिसेस और पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है वाइस वर्सा, इफ एंड ओनली इफ points are collinear। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल होगा, वाइस वर्सा में चलता है। ओके, तो ऐसे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या आता है? आपके पास एक सिस्टम दिया होता है, सिस्टम मींस मोर देन 2 लीनियर इक्वेशंस जिसमें दे रखी होती है, मतलब वहां पे 3 लीनियर इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स दे रखी होती है, और उन्हें सॉल्व करना है, उनसे x, y, z की वैल्यू निकालनी होती है। ये लिखा है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड में लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया होता है, मतलब उसमें 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखी होती हैं विद 3 वेरिएबल्स, उनकी वैल्यूज निकालनी होती है, लेकिन इसी मेथड से निकालनी है। तो इसके लिए मैं आपको इसका परफॉर्मा बता रहा हूं कैसे। आपके पास जो सिस्टम दिया होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ओके, तो आपके पास ये मैंने जो सिस्टम लिया वो 3 वेरिएबल्स के साथ लिया। यहां 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन भी दे रखी होती है, लेकिन मैंने ये 3 इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स लिया। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होता है वो आप लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज
कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एंड गिव इट इक्वेशन 1। मतलब जो मैट्रिक्स मेथड है उसमें मेन रोल जो है वो इस फर्स्ट इक्वेशन का है। क्या? इसमें x की वैल्यू, a इनवर्स की वैल्यू और b की वैल्यू अगर आपने पुट कर दी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर जैसे मैंने ये लिखा कि सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि a यहां पे क्या रहेगा, हियर a इज इक्वल टू, a क्या रहता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती कहां से है? लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है वहां लेफ्ट साइड में जो विद वेरिएबल वैल्यूज है उनके कोएफिशिएंट्स को विद साइन लेना है, वो आपको बोला जाता है। मतलब उसे आपने बोलना है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसे हमने डिनोट किया है ए से, और ये रहेंगे यहां पे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। कौन सी वैल्यूज बताई मैंने? इक्वेशन की लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स दिए होंगे उन्हें विद साइन उठाना है और एक मैट्रिक्स में रख देना है जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से। ठीक है? उसके बाद आता है एक्स। एक्स आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल्स रहेंगे जो आपके पास गिवन होंगे। यहां पे एक्स वाई जेड है, लेकिन कहीं पे एक्स और वाई है तो वो वैसे ही रखने हैं। ये 3/1, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी। एंड बी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स रहेंगे, दैट आर d1 d2 एंड d3, 3/1। ओके, अब यहां अगर फर्स्ट इक्वेशन को चेक करें यहां पर, तो इसमें x की वैल्यू आपके पास गिवन है, b आपके पास गिवन है, आपको मेन क्या चाहिए? a इनवर्स। और a इनवर्स अभी मैंने आपको निकालना बताया। कैसे? आपके पास a दे रखा है, a से सबसे पहले क्या निकालेंगे? a डिटर्मिनेंट। ठीक है? और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है। इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल आएगी या फिर नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहां पे नॉट इक्वल टू 0 के लिए बता रहा हूं क्योंकि 0 के लिए मैंने बताया आपको कि वहां पे इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? तो यहां पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसके माइनर्स निकालेंगे, माइनर्स। उसके बाद कोफैक्टर्स, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद ए इनवर्स। और ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये रही। और जैसे आपके पास इनवर्स की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स आपके पास आ गया, आपने इन सभी वैल्यूज को उठाना है। नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स, ए इनवर्स एंड वी इन इक्वेशन 1 एंड देन सॉल्व। तो कैसे रखेंगे आप नेक्स्ट में? आपके पास x की वैल्यू ये रहेगी x y z। a इनवर्स आपने फाइंड किया होगा 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स रहेगी। और उसके बाद b आपके पास जो रहेगा वो है d1 d2 एंड d3 और ये 3/1। जैसे आप सॉल्व करेंगे ये बनेगा x y z लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही रूल अप्लाई करना पड़ता है। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का। उसमें मैंने ये बोला था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रो आपस में इक्वल होनी चाहिए। यहां पे 3 है, यहां पे 3, वो कैंसिल हो जाता है और जो मैट्रिक्स आंसर में आपके पास आती है वो इस ऑर्डर की आती है जो बचा होता है 3/1। तो यहां पे कोई ना कोई वैल्यूज होंगी सिंगल। और लास्ट में आप लिखेंगे y इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या? ये x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। मतलब जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो फर्स्ट
कंपोनेंट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल और थर्ड के इक्वल, वही आपकी वैल्यू और वही आपका फाइनल आंसर रहेगा बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। लास्ट टाइप है इसका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो रहते हैं आपके पास, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं, टू टाइप्स में। एक आता है विदाउट एक्सपेंडिंग और एक आता है विद एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग और नेक्स्ट सेकंड आता है विद एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग ये तो वर्ड क्वेश्चन में लिखा होता है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, लेकिन ये नहीं लिखा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लिखा होगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। तो विदाउट एक्सपेंडिंग में जो आपके पास प्रॉपर्टीज रहती है मैं उसके बारे में बताऊंगा भी आपको, और विद एक्सपेंडिंग में तो मेनली आपकी एक ही प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। जो ऑपरेशन होते हैं वो यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि विद एक्सपेंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, कि जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो एलिमेंट्स को जीरो बनाने के बाद आपने उसे एक्सपेंड करना है। कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा टू, क्योंकि तीनों अगर जीरो के इक्वल हो गए तो वो तो डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ऑपरेशन लगते हैं, वो ऑपरेशन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑपरेशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो वो जो ऑपरेशन है वो भी किसमें आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज में। तो ध्यान में रखना विद एक्सपेंडिंग में मोस्टली जो यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। ओके। अब विदाउट एक्सपेंडिंग में जो जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं उनको मैं बता रहा हूं आपको। तो इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी रहती है वो है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में पढ़ के बता रहा हूं आपको, द वैल्यू ऑफ रिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। कहने का मतलब इसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, और वो ये बोलती है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रोज कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता, मतलब उससे उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। सेकेंड इज स्विचिंग प्रॉपर्टी। इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज या स्विच्ड, इंटरचेंज का मतलब स्विच, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। कहने का मतलब किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को इंटरचेंज करें, 3x3 ऑर्डर में बोल रहा हूं मैं, तुम्हें भी हो जाएगा, लेकिन 3x3 की बात कर रहा हूं कि अगर किन्हीं दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो उसका जो डिटरमिनेंट रहता है उसके आंसर में, उसके सॉल्यूशन में चेंज आता है साइन का, या वो माइनस कर तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेपिटेशन प्रॉपर्टी। रेपिटेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई दो रोज या दो कॉलम आपस में इक्वल है, रिपीट हो रहे हैं, सेम टू सेम है, तो वो डिटरमिनेंट डायरेक्ट जीरो के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट दिया, आपने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया 6, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने उसकी एक रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, एक रो को बता रहा हूं मैं, तो जो आपका न्यू आंसर आएगा वो k टाइम द डिटरमिनेंट ऑफ ओरिजिनल। ठीक है। कहने का मतलब कि जो नेक्स्ट का आंसर आएगा वो k टाइम पुराने डिटरमिनेंट के आंसर के इक्वल आता है। नेक्स्ट इज सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी में आपके पास क्या रहता है, किसी भी एक कंप्लीट रो में दो दो एलिमेंट प्लस हो रहे हैं तो सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। हम
उसे दो डिटर्मिनेंट बना देंगे जिसमें R2 और R3 तो सेम रहेगी दोनों में, बट R1 में फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट आएगा और सेकंड डिटर्मिनेंट में सेकंड एलिमेंट आता है। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में क्या रहता है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में जो आपके पास, जैसे मैंने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला था, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में क्या रहता है कि आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं, अगर उसके नीचे की साइड या उसके ऊपर की साइड के सारे एलिमेंट जीरो के इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका फाइनल आंसर रहता है। एंड लास्ट एक नोट रहता है कि अगर आपके किसी डिटर्मिनेंट के सारे रो में, सॉरी एक रो के सारे एलिमेंट में डिटर्मिनेंट दिया आपके पास दिस वन, यहां पे ये फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है, या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो के इक्वल होंगे तो वो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। और सेकंड के लिए विदाउट एक्सपेंडिंग के लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसे बोला जाता है ऑपरेशंस। मतलब क्वेश्चन की लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना है बट बाय यूजिंग द ऑपरेशंस। और ऑपरेशन के लिए मेन चीज मैंने बता दी कि किसी एक रो या कॉलम में कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो एलिमेंट को आपने जीरो के इक्वल बनाना है, उसके बाद उसे एक्सपेंड किया जाता है। ओके, तो ये था आपका डिटर्मिनेंट। तो क्या क्या बताया मैंने डिटर्मिनेंट में आपको, डिटर्मिनेंट में फर्स्ट आपके पास रहा डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड माइनर्स, थर्ड कोफैक्टर्स, नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए, नेक्स्ट ए इनवर्स। ओके, उसके बाद आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट मैट्रिक्स मेथड एंड लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये था आपके पास डिटर्मिनेंट कि डिटर्मिनेंट में कौन कौन सी टाइप्स आएंगी और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक चीज इसमें और एडिशन में बता देता हूं, मेन है वो भी इसका, और वो था कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ये हम कैसे पता करते हैं, जब मैंने आपको बताया ना मैट्रिक्स मेथड कि आपके पास एक सिस्टम दिया होता है लीनियर इक्वेशन का, तो उसमें कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए जैसे ही आपने क्वेश्चन को चेंज किया था a x इज इक्वल टू b में, और यहां से a एक मैट्रिक्स आई थी जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला था, स्क्वायर मैट्रिक्स, x जो था वो एक कॉलम मैट्रिक्स थी, मैं ऑर्डर भी लिख रहा हूं 3x3, ये 2x2 भी हो सकता है, ये था 3x1 और b आपके पास था अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x1, ठीक है। तो इसके बाद फर्स्ट स्टेप आपका आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू टू टाइप्स में आती है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए चेक करना बता रहा हूं। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया है, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप चलना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए तक, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू के केस में क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया तो हमें कहां तक चलना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए तक, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसे b से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद रखेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया तो हमें कहां पर चलना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए तक, और एडजॉइंट ऑफ ए को b से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और b से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आएगा, 0 के, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं आपको फिर से क्या क्या करेंगे।
सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 आती है तो मैंने बोला आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है और उसको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपने ये वैल्यू निकाली, बी से मल्टीप्लाई किया और इसकी फिर दो वैल्यू हो सकती हैं। फर्स्ट इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो इसे बोला जाता है कंसिस्टेंट। क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट। हाँ, इसे बोला जाएगा कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होगा तो इसमें आपके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद आएगा मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। बट इन केस इफ द प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और यहां पे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दोबारा से बोल रहा हूं, adjoint of b a into b is equal to 0 then consistent और इसमें many solution होंगे। तो इस केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। और adjoint of a into b is not equal to 0, inconsistent और no solution, इसका कोई भी solution नहीं आता है। इसका मतलब इस केस में भी इसे सॉल्व नहीं करेंगे। But in case if the determinant of a is not equal to 0 then it is consistent, consistent। और कंसिस्टेंट के केस में यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये तभी करेंगे जब ये चीज पूछी गई हो, तभी मैंने आपको इसको मैट्रिक्स मेथड में नहीं बताया। ठीक है, तो ये तभी आप करेंगे जब कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया हो।